जी, राजेश साहब, जैसा आप अमित साहब भी कह रहे हैं कि ये तो टिप ऑफ द आइसबर्ग है, क्योंकि जो आंकड़ा हमें दिख रहा है वो रिपोर्टेड आंकड़ा है। बहुत सारी चीज़ें तो रिपोर्ट नहीं होती, बहुत सारे लोग शर्मिंदगी में वो चीज़ बताते नहीं हैं अभी भी, लेकिन शिकार बन रहे हैं। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता कि लोग, मतलब ये एक साइकोलॉजिकल, डेफिनेटली एक साइकोलॉजिकल काम है। ये नंबर जो है, शायद इतनी तो ठगी, लुटेरी, लूटपाट, डकैती वैसे नहीं होती होगी जो पहले जो कन्वेंशनल स्टाइल है कि छीन लिया, चोरी कर ली, डाका डाल दिया। जो ये फिगर आ रहा है 1 लाख करोड़ किसको कहते हैं? तो डिजिटल चीज़ हमारे लिए एसेट बनने की बजाय क्या उल्टा आसानी हो गई है लुटेरों को, कि बहुत आसान हो जाता है, आपको कुछ करना ही नहीं है, ना किसी के साथ कुछ अत्याचार करना है, ना छीना झपटी करनी है, ना किसी को पिस्तौल दिखानी है, ना बंदूक दिखाना है, बस थोड़ा सा लालच दीजिए या थोड़ा सा दूसरी तरह का एक डर दिखा दीजिए कि ऐसा ऐसा हो गया और आप कई गुना ज़्यादा पैसा लूटिए। विपिन जी, सबसे पहले तो शुक्रिया मुझे यहाँ बुलाने के लिए। आपने बिल्कुल सही बोला कि आजकल जो कन्वेंशनल तरीके थे चोरी के, उनको रिप्लेस कर दिया है डिजिटल तरीकों ने। इसीलिए हम ये भी कहते हैं कि आजकल जो चोर और लुटेरे हैं वो आपके घर के दरवाजे या खिड़कियों से नहीं आते, वो आपके डिवाइसेस, डिजिटल डिवाइसेस से आते हैं, मोबाइल डिवाइसेस से आते हैं। ऑफ कोर्स आई थिंक इसके जो रीजंस हैं वो तो बहुत ही अपेरेंट हैं। इंडिया नंबर 3 है वर्ल्ड पे इंटरनेट, मोबाइल इंटरनेट सर्विसेज की अडॉप्शन के लिए। डिजिटल डिवाइस ऑलमोस्ट हर एक के पास हैं एंड टेक्नोलॉजी एडवांस्ड हुई है। हम ये भी कहते हैं कि जो एआई है वो सिर्फ अच्छे लोग ही यूज़ नहीं कर रहे, एआई बुरे लोग भी यूज़ कर रहे हैं, और इसीलिए अटैक्स आर बिकमिंग मोर एंड अटैक्स और सोफिस्टिकेटेड हो रहे हैं। और उनके पास सरप्राइज एलिमेंट भी है, एआई प्लस सरप्राइज एलिमेंट, क्योंकि वो जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं लेकिन आपको नहीं पता। बट मुझे तो ये सब रीजंस हैं इन ये सारे अटैक्स बढ़ने का। बट मुझे फिर भी लगता है कि अवेयरनेस जो गवर्नमेंट कर रही है उसका कहीं ना कहीं पॉजिटिव इम्पैक्ट तो आएगा ही आएगा। उसके अलावा अगर हम चर्चा करेंगे तो मुझे लगता है कि अगर हम लोग बेसिक्स पे ध्यान दें तो हम इसमें पहल कर सकते हैं इन अटैक्स को कुछ हद तक कम करने की, सिर्फ बेसिक्स को फॉलो करके ही। हाँ, नहीं, हर बार हम बेसिक्स की बात करते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि जितना बड़ा देश है, जितने ज़्यादा लोग हैं, डिजिटल लिटरेसी बहुत कम है, बहुत ही कम है, ना के बराबर कह सकते हैं आप। क्योंकि देखिए ना, आप कैसी कैसी चीज़ें हो रही हैं, जो हमारे टॉप 5 क्राइम्स हैं वो सारे वैसे हैं जहां सिंपल लालच दिया गया, और अगर आप वो नहीं समझ पा रहे हैं कि आप इसमें फंस जाएंगे तो बहुत अजीब सी बात है। डिजिटल अरेस्ट हो रही है, प्रधानमंत्री तक उसका जिक्र कर चुके हैं, लेकिन मेरे समझ के बाहर है कि कैसे कोई किसी को कुछ कुछ कहानियां तो ऐसी छपती कि महीने महीने भर आपने उनको डिजिटल अरेस्ट में रखा और समझ नहीं आता उसके पीछे की क्या चीज़ है। अमित जी, मैं समझना चाहता हूं कि ये क्या बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड किस्म का क्राइम हो चुका है, जहां किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में, शिकार जिसको बनाने की कोशिश करते हैं उसके बारे में सारी जानकारी रहती है? देखिए, आप तभी तो कुछ कर पाएंगे ना डिजिटल अरेस्ट जैसे केसेस में। कुछ तो गड़बड़ होगी या कुछ तो ऐसी चीज़ होगी कि आदमी को भी लगेगा कि पता नहीं इसे मालूम है क्या, उस तरह की कोई चीज़। अभी तो हम एक ही तरफ की कहानी देखते हैं। तो ये आपका सोशल मीडिया या किस तरीके से उनको इतना सब कुछ पता लग रहा है? देखिए, जितने डिजिटल अरेस्ट के केसेस यदि आप गौर से देखेंगे तो किसी के 10,000 रुपए डिजिटल अरेस्ट में नहीं निकले, 20,000 नहीं निकले। डिजिटल अरेस्ट का जो मिनिमम लॉस है वो भी 4 लाख 5 लाख वाला ही। और जैसा कि आपने खुद ही कहा कि 11-12 करोड़ तक भी डिजिटल अरेस्ट में गए। अभी कल परसों मैंने तो पिछले महीने आंकड़ा जो सुना, मुंबई के दोनों केसेस हैं जिसमें एक कहानी छपी वो 20 करोड़ का था, और उसके नीचे छपा कि पिछले साल ये 27 करोड़ भी गया किसी के उससे। डेफिनेटली। और मेरे ख्याल से पिछले हफ्ते भी एक लेडी के 93 लाख सूझ गए। हाँ हाँ, तो मैं कन्वे करना चाहता हूँ कि इनको पता है ना कि उसके पास 93 लाख हैं, उसके पास 15 लाख है। पहले तो ये चीज क्लियर है, क्योंकि वो एफर्ट वहां नहीं वेस्ट कर रहे हैं जहां से 10,000 मिलेगा डिजिटल अरेस्ट। दूसरा, आप गौर से नोटिस करेंगे तो डिजिटल अरेस्ट का केस शुरू कैसे होता है? एक आईवीआर कॉल आता है, जो रिकॉर्डेड कॉल्स होते हैं इंटरनेट के, और उस कॉल को उसमें होता है कि आपका कोई कुरियर फंस गया है या आपका सिम कार्ड का कुछ मिसयूज हुआ है, कुछ बताते हुए, और आप 9 दबाइए और आप हमारे कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव से बात कीजिए। अब जब कोई आईवीआर कॉल आता है तो लोगों को ये भरोसा नहीं होता कि ये कोई फ्रॉड हो सकता है, बिकॉज आईवीआर कॉल ऑफिशियली किसी सिस्टम पर पैसे वैसे देखिए सेटअप किए गए। आप आसपास चेक कर लीजिए तो हर 10 में से 4 लोगों को ये आईवीआर कॉल आ चुका है। अब चूंकि उनकी जानकारी हो गई कि फ्रॉड कॉल है तो बचे हुए। लेकिन यदि 10 में से 4 से मतलब यदि हमारे देश में 60 करोड़ लोग इंटरनेट यूज करते हैं और उसमें से 40% लोगों के पास आ गया, तो 24-25 करोड़ कॉल हुई हैं, और ये कॉल बार बार आए। सिर्फ ये कॉल करने के लिए जो बजट होगा वो 5 करोड़ का बजट, क्योंकि इतने कॉल गए। तो इनके पास ना पैसे की कमी, ना इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी। सिम कार्ड
एनोनिमस मिलता है, इनको बैंक अकाउंट एनोनिमस मिलता है, मोबाइल फोन हम ब्लॉक कर रहे हैं लगातार, अभी 1 करोड़ मोबाइल फोन ब्लॉक किए, उसके बावजूद इनके पास मोबाइल फोन आ जाते हैं जो चोरी के होते हैं। तो ये चीजें इनको फैसिलिटेट करा कौन रहा है? ये कोई 2 व्यक्ति या 4 व्यक्ति 40 लोगों का काम नहीं है, इसके पीछे पूरा एक सिस्टम, और इस सिस्टम में कुछ लोग हैं जो सिर्फ सिम कार्ड प्रोवाइड करते हैं, कुछ लोग हैं जो सिर्फ मोबाइल फोन प्रोवाइड करते हैं, उनका काम ही हुआ, कुछ लोग हैं जो बैंक अकाउंट एनोनिमस प्रोवाइड करते हैं, कुछ लोग हैं जिनको ट्रेनिंग देते हैं कि इस तरह की मोडस ऑपरेंडी, कुछ लोग हैं जो आईवीआर सिस्टम, इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लाउड एप्लीकेशन, लिंक सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं। फिर ये कुछ लोग फ्रॉड करते हैं, जो पैसा आता है वो पैसा 2 घंटे के अंदर देश के बाहर निकल जाता है, 2 या 3 घंटे से ज्यादा रुकता नहीं है। तो कुछ लोग हैं जो इसमें मदद करते हैं कि पैसा देश के बाहर जाए कैसे, ताकि जब पुलिस के पास बात पहुंचे ट्रेस हो तो वो पैसा वापस ही ना आ सके। अब इसमें कितने तरह के रोल आ गए, ये पूरा एक सिस्टम है, एक पूरी कंपनी, और उस कंपनी के सारे रोल अलग अलग एक्सपर्टीज मांगते हैं। तो ये ऐसा नहीं हो गया कि 4 लोग बैठ के डिसाइड करेंगे और किसी से करोड़ों लूट लेंगे। आपने देखा होगा जो क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट के नाम पे भी फ्रॉड हो रहा है, उसमें प्रॉपर एप्लीकेशन इंस्टॉल होती है, उस एप्लीकेशन में प्रॉपर दिखता है कि आपका पैसा बढ़ रहा है, और आप महीने भर तक, 2 महीने 4 महीने तक इस इल्यूजन में रहते हैं। तो कोई तो एप्लीकेशन मैनेज कर रहा था, क्यों नहीं आइडेंटिफाई की गई, क्यों नहीं टेक डाउन हुई? जब हम टेक डाउन कराते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो ये सिस्टम को समझना होगा पहले, क्योंकि सिस्टम काम ऐसे नहीं कर रहा है कि 4 लोगों ने चाकू लिया, गए लूट के भाग गए, वैसा सिस्टम अभी नहीं। इस सिस्टम में हर तरह के एक्सपर्ट्स इन्वॉल्व, पैसा इन्वॉल्व, और उनको सपोर्ट सिस्टम दिया जा रहा है, देश भी इन्वॉल्व। हमें खुद पता है कि अब ये चाइना, जितने लोन एप्स थी, लोन एप्स फ्रॉड हो रहे थे सर विपिन जी, सारे के सारे सर्वर चाइना में, और जब उनसे डेटा मांगते थे वो देते नहीं, तो उसके बाद लोन एप्स बंद कराएंगे। तो इसमें इंटरनेशनल एक्टिविटीज से लेकर अभी जो ये वाले केसेस हुए थे इन्वेस्टमेंट वाली, उसमें हमने देखा था, शायद एनआईए की एक रिपोर्ट थी, उसमें था कि यूएस के भी लोग इन्वॉल्व हैं, पाकिस्तान के लोग भी इन्वॉल्व हैं, चाइना के भी। तो ये तो समझ में अब आ ही गया है कि ये देश के अंदर की बात नहीं रह गई है, अब ये बहुत बड़ी बात होगी। तो इसके लिए जो तरीका है वो भी इंटरनेशनल वाला ही इस्तेमाल करना। लोगों के दिमाग में तो वही जामताड़ा वाली इमेज है, जिन लोगों ने सीरीज देखी या थोड़ा बहुत देखा है, कि वो कुछ बच्चे हैं जो कहीं बैठ के इस तरह के कॉल कर रहे हैं, लेकिन वो बात बहुत पीछे छूट गई, जो वो आवाज बना के आपसे कुछ आपका ओटीपी मांग कर काम चला लेते थे। राजेश, तो इतना बड़ा जब सब कुछ सिंडिकेट जैसा चल रहा है, तो क्या हमारी एजेंसीज, हमारी पुलिस, हमारी साइबर पुलिस इतनी अभी पीछे है कि वो नहीं, क्योंकि छोटा मोटा है तो शायद मुझे लगता है पकड़ने में, लेकिन जब इतना बड़ा, जहां इतने लोग एक साथ एक कंपनी बना के इन्वॉल्व हैं, पूरी एक लेन है, एक लिंक है, उसको क्रैक नहीं किया जा सकता? नहीं, मुझे आई एम श्योर कि क्रैक किया जा सकता है। आई एम श्योर कि सरकार कर भी रही है इसमें कदम। जैसे आपने डिजिटल अरेस्ट की बात करी अभी, मुझे लगता है कि जब से प्रधानमंत्री जी ने और हमारी एजेंसीज ने डिजिटल अरेस्ट के बारे में अवेयरनेस बढ़ाई है, इसके केसेस कम हुए हैं। इसलिए हम बोल रहे हैं कि डिजिटल अरेस्ट कम हो रहे हैं। सिमिलरली हमने ये भी सुना था कि डिजिटल अरेस्ट में जो भी लोग इन्वॉल्व हैं उनको पहले इंडिया से बाहर साउथ ईस्ट एशिया के नेशंस में ले जाते हैं, और अभी मैंने न्यूज़ में देखा कुछ दिन पहले कि वहाँ से बहुत सारे लोगों को वापस इंडिया लाया गया। तो सरकार कदम उठा रही है इसको कम करने के, एंड आई एम श्योर कि धीरे धीरे सक्सेसफुल होंगे। बट अल्टीमेटली साइबर सिक्योरिटी मुझे लगता है कि प्रदान करना हर एक स्टेक होल्डर का काम है। सरकार इसमें एक स्टेक होल्डर है, बहुत बड़ी स्टेक होल्डर है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो इसका विक्टिम है, जैसे हम और आप जैसे लोग, वो भी इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर हैं। अगर हम थोड़े अवेयर रहेंगे और समझेंगे कि क्या बेसिक्स करके हम इससे बच सकते हैं, तो मुझे लगता है वही सबसे पहला एक कदम होगा इसको बहुत कम करने में। मैं ये नहीं बोल रहा कि जाएंगे, बट बहुत कम करने में बहुत बड़ा कदम होगा वो। जी, मैं इस अवेयरनेस को कुछ ऐसा देखता हूं कि देश में जैसे एक ऑटो रिवॉल्यूशन आया, जहां पर आपके पास ढेर सारी गाड़ियां आ गई ऑप्शन में, सड़कें भी अब बहुत बेहतर हो गई, लेकिन आज भी देखिए कि लोग कितना हेलमेट लगाते हैं, कितना सीट बेल्ट लगाते हैं, कितना रूल्स को फॉलो करते हैं। और बात ये नहीं कि करते ही नहीं करते, उनके अंदर वो अवेयरनेस ही नहीं है, मतलब उनको समझ ही नहीं है कि रूल्स बने क्यों हैं, क्यों फॉलो करना चाहिए, जान भी जा सकती, मेरी नहीं तो किसी और की। वही मुझे यहाँ महसूस होता है कि पूरा डिजिटल नेटवर्क तो हमने बहुत फैला लिया, बहुत अच्छी बात है, हम दुनिया के अग्रणी देशों में हैं जहाँ पर हम सिर्फ स्कैन से पेमेंट कर देते हैं, हर तरह की पेमेंट कर देते हैं और सारा सिस्टम है, लेकिन उसके लिए सुरक्षा के जो मानक हैं उसमें अवेयरनेस भी बहुत बड़ी पॉइंट है आपकी, जो आपने सही कही कि एक तो है कि भाई कैसे उस सिक्योरिटी के लिए एक सिक्योरिटी सिस्टम बनाया जाए, लेकिन सबसे पहली बात तो अवेयरनेस की आती है। तो शायद उसमें भी हम चूक गए। यही बात मुझे सड़क पे महसूस होती है कि हमारे देश में एक से बढ़कर एक गाड़ियां हैं, अब सड़कें भी वर्ल्ड क्लास है, गाड़ियां भी वर्ल्ड क्लास है, लेकिन
हम जो सड़क पर चलते हैं उनके पास उस सेंस ऑफ अवेयरनेस जो होती है ना कि सड़क पर चलना भी एक जिम्मेदारी है, वो मिसिंग होती है। और उसी तरीके से ये डिजिटल में भी कि हम सब इस्तेमाल तो करते हैं लेकिन पूरा मिसिंग सा हो जाता है। खैर थोड़ा मोनोलॉग कर दिया मैंने, एक छोटा ब्रेक ले लेता हूं मैं यहाँ पे, लेकिन ब्रेक के बाद आएंगे, एक एक करके चीज़ों पे काम करेंगे, एक एक सवाल पे लेंगे कि पहला आप क्या कर सकते हैं। कुछ फिक्स पॉइंट है, वो हर बार हम उनकी बात करते हैं लेकिन हम दोहराएंगे उनको कि आप क्या कर सकते हैं इससे बचने के लिए। एंड सेकेंडली ये घटना घट जाए तब क्या करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। रिपोर्टिंग से बहुत फर्क पड़ता है, प्रॉपर रिपोर्टिंग से बहुत फर्क पड़ता है। जितना भी है अभी हमारे पास कानून या जितनी भी अभी हमारे पास हेल्पलाइन है, उनका इस्तेमाल बेहद ज़रूरी है।